छोटा सा टॉपिक है कैंसर, तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं आज। तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे कैंसर के बारे में। तो देखो, जो कैंसर होता है वो क्या होता है हमारे पास, कैंसर इज अ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। जब डिवीजन ऑफ सेल इतना ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी कंट्रोल्ड मैनर में अगर नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को हम बोल देते हैं कैंसर, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हमारे पास क्या कर देता है, कैंसर का उसके कर देता है, या इसको हम बोल देते हैं सेल प्रोलाइफरेशन। अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल्स क्या कर रही हैं, प्रोलाइफरेट कर रही हैं, डिवाइड ही होती जा रही हैं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी कैंसर, ठीक है। अब जो मेरे पास मैंने क्या बोला, अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या हो रहा है, मेरी जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या बना देंगे ऐसे, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बना देंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ट्यूमर, ठीक है। ये क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे जब मेरी जो सेल्स हैं, कैंसर सेल क्या करती हैं, अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करती जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे आपके पास, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल फॉर्म कर देंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। और मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ट्यूमर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल क्यों बोला इसको, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमारे पास जो सेल्स होती हैं, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या बोला है कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो क्या आपके पास सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। पर दोनों में फर्क क्या है आपके पास, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब इस जो ग्रुप ऑफ सेल बना उसका कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन गेन कर लेगा, ये मैच्योर हो जाएगा और क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं बन रहा है मेरे पास ग्रुप ऑफ, तो मेरे पास अगर ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। पर यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल तो बन रही है, ठीक है, बट कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, वो आगे चल के उनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बनाएंगी वो, ठीक है। तो उस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को मैं क्या बोल दूंगी, उसको बोल देते हैं ट्यूमर, ठीक है। तो ये जो मेरे पास सेल्स हैं, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड कर जा रही हैं, उनको हम बोल देते हैं कैंसरस सेल, ठीक है। कैंसर सेल को और क्या बोला जाता है, अनदर नेम ऑफ कैंसर सेल इज, कई जगह आप पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है। न्यूप्लास्टिक सेल भी किसको बोल देते हैं हम, कैंसरस सेल्स को, या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी किसको बोलते हैं, कैंसरस सेल को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम किसके हैं, कैंसरस सेल के हैं, ठीक है। न्यूप्लास्टिक सेल हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गया, या कैंसरस सेल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बेसिक करते हैं अपने, कि आपके पास जो कैंसरस सेल है और जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या क्या आपके पास डिफरेंस होता है। तो एक साइड में मैं बात कर लेती हूँ हमारे पास नॉर्मल सेल की, ठीक है, और एक साइड पे हम बात कर लेते हैं कैंसरस सेल की, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, एक तो डिवीजन की बात करते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं किसकी बात करती हूँ, डिवीजन की बात कर लेती हूँ, तो जो कैंसरस सेल है उसमें क्या होता है आपके पास, नॉर्मल सेल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड सेल डिवीजन होगा, ठीक है। वहीं पे मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास कैंसरस सेल है वहां पे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास आ जाता है कि जो मेरे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, जो नॉर्मल सेल है वो अंडरगो कर जाती है एपोप्टोसिस को, ठीक है। नॉर्मल सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस, ठीक है। जब मेरी कोई सेल है वो अराउंड 50 जनरेशन बना लेती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाती है, सेल की प्रोग्राम्ड डेथ हो जाती है, मतलब अब कैपेबल नहीं है वो काम करने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम्ड तरीके से, प्लान्ड तरीके से क्या करवा देंगे, सेल की डेथ करवा देंगे,
ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कैंसरस सेल की बात करती हूँ, तो कैंसरस सेल इज फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। हमारे पास जो कैंसरस सेल है वो एपोप्टोसिस शो नहीं करती है। ठीक है। थर्ड मैं पॉइंट की बात करती हूँ। थर्ड, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो शो करती हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। ठीक है, नॉर्मल सेल्स क्या करती हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो करती हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शोन बाय नॉर्मल सेल। ठीक है, जो मेरे पास नॉर्मल सेल होती हैं वो क्या करती हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल सेल क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ये ग्रो कर रही है, ये ग्रो कर रही है, ऐसे नॉर्मल सेल्स ग्रो कर रही हैं। अब यहाँ पे स्पेस है तो नॉर्मल सेल्स क्या करती जाएंगी, ग्रो करती जाएंगी। पर जहाँ पे इनको लगेगा कि हमारा नंबर क्या हो चुका है, इनफ हो चुका है, तो क्या होगा बेसिकली, अभी ये सेल डिवीजन नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी वाले केस में हम बोल सकते हैं जो आपके पास सेल्स हैं, ठीक है, दे इनहिबिट देयर डिवीजन अपॉन रिएक्टिंग डेफिनेट डेंसिटी। दे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दे इनहिबिट देयर डिवीजन, ये क्या करेंगी, अपना डिवीजन क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी। ठीक है, अपॉन, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, अपॉन रीचिंग, सिंपल टर्म्स में लिखते हैं, अपॉन रीचिंग अ डेफिनेट डेंसिटी। ठीक है, जितनी डेंसिटी इनको चाहिए, अगर वहां तक ये गेन कर लेती हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, अपने सेल डिवीजन को कंट्रोल कर देंगी, स्टॉप कर देंगी। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, कैंसरस सेल की, तो वो क्या करती हैं, ऐसे मेरी जो सेल है वो डिवाइड ही करती रहेगी, सेल के ऊपर सेल आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या कर रही हैं, वो ग्रो करी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन क्या रहता है, लैक रहता है। तो ये जो कैंसर सेल हैं वो क्या करते हैं, लैक डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास जो नॉर्मल सेल्स हैं वो शो करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती हैं, कि मान लो मेरे पास जो सेल है वो तब तक ही ग्रो करेगी जब तक स्पेस होगा। ठीक है, जब दो सेल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी तो अब ये क्या करेगी, अब ये सेल ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, इसकी ग्रोथ होगी स्टॉप। ठीक है, अब फर्दर इनको स्पेस दिख रहा है तो ये कहाँ पे ग्रो करेंगी, अंदर ग्रो करेंगी। ठीक है, अब अंदर क्या हो गया, पूरा कवर हो गया। इसके बाद ये मेरी सेल ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि सेल ने जब दूसरी सेल के साथ कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेगी, वो अपने जो सेल डिवीजन है उसको क्या कर देगी, बंद कर देगी। ठीक है, जबकि अगर मैं कैंसर सेल की बात करती हूँ तो कैंसर सेल क्या करती है, लैक करती है कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो कैंसर सेल में जो कांटेक्ट इनहिबिशन होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या लैक करती हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। ठीक है, क्योंकि उनमें भी क्या होगा, कैंसर सेल में सेम चीज है, कांटेक्ट कितना भी होता रहे सेल के बीच में, फिर भी सेल क्या करती जाएगी, ग्रो ही करती जाएगी। ठीक है, चाहे कितना भी कांटेक्ट शो कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली वो कांटेक्ट इनहिबिशन शो ही नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं लगता कि डेंसिटी जितनी चाहिए उतनी हो चुकी है। ये क्या करती हैं, डेंसिटी को बढ़ाती रहती हैं, सेल डिवीजन करती रहती हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला कि मेरे पास जो कैंसर सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं इमोर्टल मतलब इनकी डेथ नहीं होती है ना, बता दिया मैंने आपको। ये शो करती हैं इमोर्टलाइजेशन, मतलब इनकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, जबकि मेरे पास जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एपोप्टोसिस शो करती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जो नॉर्मल सेल्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में आपके पास जो एंजियोजेनेसिस है, ठीक है, वो अब्सेंट रहती है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं कैंसर सेल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, हाई डिमांड होती है एंजियोजेनेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इन कैंसर सेल
हाई डिमांड ऑफ एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नया वर्ड आ गया एंजियोजेनेसिस। अब देखो ये मैंने क्या बोला, ये मेरी होगी कैंसरस सेल, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करी जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारी नॉर्मल सेल की, ठीक है, जिनके पास क्या हो गया, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट आ गया तो इनहिबिट कर दी इन्होंने अपनी ग्रोथ को, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास जो आर्टरी आ रही है, ठीक है, आर्टरी ब्रेक होती है आपके पास, आर्ट्रियोल में आर्ट्रियोल ब्रेक होके क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती है। तो नॉर्मल आपके पास जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, कुछ कैपिलरीज क्या करेंगी, इनको पूरे को ब्लड सप्लाई कर देंगी, है ना। हर सेल को किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इनको इन कैपिलरी से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंजियोजेनेसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास कॉन्टिन्यूटी में डिवाइडिंग सेल हैं उनको न्यूट्रिएंट क्या चाहिए, उनको जो उनके न्यूट्रिएंट की डिमांड होगी वो भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा। क्योंकि ये क्या कर रही है, अगर ये एक्टिवली डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडिंग है, एक्टिवली क्या कर रही है, डिवाइड करी जा रही हैं, तो डिवाइड करने के लिए भाई इनको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी यही करेंगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट को यूज भी यही करेंगी, साथ में यहाँ पे जो आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी वो भी किनके पास होगी, इनके पास ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ब्लड, न्यू जो ब्लड वेसल्स हैं वो फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एंजियोजेनेसिस। समझ आई बात है, यस मैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एंजियोजेनेसिस होगी, ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्मल सेल्स होती हैं वो मेटास्टेसिस शो नहीं करती हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मेटास्टेसिस शो नहीं करती हैं, ठीक है। जबकि अगर मेरे पास मैं किसकी बात करती हूँ, कैंसरस सेल की, ठीक है, तो जो हमारे पास कैंसरस सेल होती हैं वो क्या करती हैं, मेटास्टेसिस शो करती हैं, ठीक है। अब देखो मेटास्टेसिस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास जो सेल्स हैं, ठीक है, मेरे पास क्या हुआ, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बन गया, ठीक है, डिवीजन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हैं तो क्या कर दिया इन्होंने, ग्रुप ऑफ सेल डिवाइड हो गई, ठीक है। ये इनका ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई थी, तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये डिवाइड कर रही हैं। अब क्या हुआ, ये बेसिकली इनमें से कुछ सेल्स क्या हो गई, ब्रेक हो गई और माइग्रेट कर गई किसी और टिश्यू में, क्या हो गई, लॉक्ड हो गई, और वहां पे भी क्या किया इन्होंने, ट्यूमर बना दिया, फिर कहीं और गई न्यू टिश्यू में जाके फिर से लॉक्ड होगी और क्या बना दिया, ट्यूमर बना दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, बोलते हैं ना थर्ड स्टेज हो गई है, ठीक है, अब नहीं बच पाएगा। क्योंकि आपके पास इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या शो करने लगी हैं, ये शो कर रही हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। इनमें से कुछ जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, नई नई जगह पे लॉक्ड हो जा रही हैं, ठीक है, पूरे बोलते हैं ना पूरे शरीर, उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है ना। तो वहां पे ये वाली सिचुएशन हो रही है कि उसके जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें से जो कैंसरस सेल हैं उनमें से कुछ सेल्स क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं कि जो उसका नया टिश्यू है उसमें लॉक्ड हो रही है, वहां पे कैंसर काउज कर रही है, फिर वो ब्लड के साथ क्या हो रही है, कहीं और जा रही है, वहां पे लॉक्ड हो रही है, फिर से कैंसर कर रही है। समझ रहे बात है, ठीक है। तो ये मेरे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा मेरे पास इन्वेजिवनेस, ठीक है। मेरी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो इन्वेजिवनेस शो नहीं करती हैं, इन्वेजिवनेस, ठीक है, नॉर्मल सेल इन्वेजिवनेस शो नहीं करती हैं, पर जो मेरी कैंसरस सेल होती हैं, ठीक है, कैंसरस सेल वो क्या करती हैं, कैंसरस सेल इन्वेजिवनेस शो करती हैं, ये शो करती हैं इन्वेजिवनेस, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है, ये क्या करेंगी, मान लो मेरे पास कोई कैंसरस सेल है, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल सेल हो गई, ठीक है,
और ये मैंने रेड कलर में बना दी बीच में कैंसरस सेल। अब ये क्या करेगी, जो कैंसरस सेल है, ठीक है, जो कैंसर वाली सेल है वो क्या करेगी, नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट करने लग जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेड द सराउंडिंग सेल। इन्वेसिवनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेल में क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, तो दूसरी सेल को भी अफेक्ट करने लग जाएगी, ठीक है। और इनको अफेक्ट करके क्या बना देगी, ट्यूमर बना देगी, और सेल्स को इनका न्यूट्रिशन भी ले लेगी और इनको क्या करेगी, प्रमोट करेगी कि ये भी क्या करें, सेल डिवीजन करें, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इन्वेसिवनेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैंसरस सेल की और नॉर्मल सेल की। क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कैंसर क्रिटिकल जीन्स की, ठीक है। कैंसर क्रिटिकल जीन्स वो जीन हैं जो रेगुलेट करती हैं कैंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ कैंसर क्रिटिकल जीन्स की, ठीक है। ये जो हमारी कैंसर क्रिटिकल जीन होती हैं वो क्या रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट कैंसर, ठीक है। हमारी जो कैंसर क्रिटिकल जीन होती हैं वो होती हैं दो टाइप की, ठीक है। एक होती है ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ठीक है। और एक होती है हमारे पास कैंसर काउजिंग जीन, सेकंड है मेरे पास कैंसर काउजिंग जीन, ठीक है। जिनको हम और क्या बोल देते हैं, कैंसर काउजिंग जीन को हम बोल देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। ऐसी जीन जो कैंसर काउज करती हैं उनको हम बोल देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई, कैंसर काउजिंग। अब नाम से पता लग रहा है जो ट्यूमर सुप्रेसिंग होंगी वो क्या करेंगी, इनको हम और क्या बोल सकते हैं, कैंसर सुप्रेसर जीन। ये क्या करेंगे, कैंसर को सुप्रेस करेंगे, सुप्रेसर जीन, ठीक है। और जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो क्या करेंगे, कैंसर काउजिंग जीन। तो मेरे पास दो जीन हो गई, एक क्या कर रही है, ट्यूमर को सुप्रेस कर रही है, और एक क्या कर रही है, ट्यूमर काउज कर रही है, कैंसर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, हमें देखो एक दो एग्जाम्पल तो हमने पढ़े भी हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो P53 क्या करती है, ट्यूमर सुप्रेस करती है ना। P21 पढ़ा है हमने, P रैप पढ़ा है हमने, ठीक है। और मेरे पास P27 पढ़ा है ना, एक्सेट्रा। तो ये जो मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास जीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्यूमर को सुप्रेस करने का काम करती है। और दूसरी मेरे पास जो जीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले देती हूँ मैं किसके, ऑन्कोजीन के, ये हो जाएंगे एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, CABL, ठीक है, या डायरेक्ट इसको ABL भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास आ जाएगा CMYC, ठीक है, या डायरेक्ट इसको MYC भी बोल देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो जीन्स होती है मेरे पास, ये क्या करती हैं, कैंसर काउज करती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कैंसर काउजिंग जीन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, ठीक है, जब उनमें म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, नॉर्मली आपके पास जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उनमें क्या होगी, म्यूटेशन हो जाएगी, तो वो क्या करेंगी, गेन कर लेंगी फंक्शन, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये कैसे काम करती हैं, मेरे पास हमारा जो DNA होता है, ठीक है, वहां पे अगर नॉर्मली मेरे पास क्या है, ये हमारा DNA है, मान लो इसके पास जीन है, ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज नोन एज अ जीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो जीन है वो कौन सी जीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है। अब जब इसके पास जब तक प्रोटो ऑन्कोजीन है तब तक पेशेंट को या पर्सन को कैंसर नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया, बेसिकली अगर इस जीन में क्या होती है, कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, कोई भी पॉइंट म्यूटेशन, एक जगह पे भी क्या हो जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाती है, कोई चेंज आ जाता है, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो केमिकल की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो, ठीक है। अगर उसमें म्यूटेशन आ जाती है तो ये क्या कर लेगी, गेन कर लेगी अपने फंक्शन को, ठीक है। नॉर्मली तो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, बट जैसे ही इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो क्या करेगी, गेन ऑफ फंक्शन,
अपने फंक्शन को गेन कर लेगी, मतलब क्या हो जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही एक्टिव होगी तो मेरे पास ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है डीएनए में, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो जीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑन्कोजीन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया मेरे पास, ये जीन है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई। अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगी तो क्या करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, प्रोटीन बनाएगी और जल्दी जल्दी कैंसर और ट्यूमर कॉज कर देगी। समझ आई बात है? तो हमारी जो, देखो आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं ना वुमेन्स के केस में या किसी भी केस में क्या बोलते हैं हम कि, या फिर मैन के केस में जो क्या करते हैं, जिनको माउथ कैंसर हो जाता है, टोबैको वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो नॉर्मली तो हमारी सेल में क्या होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे कोई क्या कर रहा है, टोबैको का यूज कर रहा है या कोई भी कार्सिनोजन यूज कर रहा है, अब वो जो कार्सिनोजन होगा, कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर काउज कर सकता है, वो क्या करेगा, इस प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जो फिर ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑन्कोजीन मतलब कैंसर काउजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, पेशेंट को कैंसर हो जाएगा। समझ आई बात है? यस मैम, मीन्स जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये प्रेजेंट, हाँ। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जैसे फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल्स में वो टोबैको कंज्यूम नहीं कर रही है, ड्रिंकिंग नहीं कर रही है, फिर भी उनको कैंसर हो जा रहा है ना? आपने नोटिस किया होगा, जैसे सराउंडिंग में देखा होगा या जो भी है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके पास हमारा जो सेल्स हैं, सेल में जो डीएनए है उनके पास जीन प्रेजेंट है। ठीक है, पर क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरे रेडिएशन की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, या किसी भी रडार की फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसे किसी रेडिएशन के फॉर्म में आ रहे हैं, या फिर कोई केमिकल है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो दवाई की फॉर्म में क्यों ना हो। ठीक है, जो क्या कर रही है, हमारी जो प्रोटो ऑन्कोजीन है उसको एक्टिवेट करने का काम कर रही है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, वो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्यूमर की। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी में 2 ट्यूमर होते हैं। ठीक है, एक को आप बोलते हो, एक को हम मस्सा बोलते हैं, मस्सा पता है आपको? ठीक है, जहाँ पे मास जैसा हो जाता है ना? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास, तो ट्यूमर को मैं क्लासिफाई कर देती हूँ। देखो हमारे पास जो ट्यूमर होता है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होता है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, जो ट्रू ट्यूमर होता है, मतलब मैलिग्नेंट, ठीक है, जो डिजीज काउज कर रहा है, ट्यूमर मतलब असली में सच में जो कैंसर करेगा। ठीक है, और एक होता है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम मस्सा बोल देते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल की वजह से क्या हो गया है, मेरे पास सुपरफिशियली कोई चीज हो गई है, वहां पे ग्रुप ऑफ सेल अकुमुलेट हो गया है, जमा हो गया है। ठीक है, अब ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना, जैसे मस्सा बोलते हैं जिसको हम, तो क्या करता है, एक ही जगह पे रहता है, वो नहीं फैलता है ना? तो ये आपके पास कैंसर काउज नहीं करता है। ये कैसा है, ना ही ये मेटास्टेसिस शो करेगा। क्या ये मेटास्टेसिस शो करेगा? नहीं करेगा भाई, कैंसर काउज नहीं करेगा। ठीक है, ना ही इसमें इन्वेजन प्रॉपर्टी होती है। अब जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे इन्वेजिवनेस, तो ये क्या करेगा, इन्वेजिवनेस प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करेगा। जबकि जो मैलिग्नेंट होगा वो मेटास्टेसिस भी शो करेगा, इन्वेजिवनेस को भी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल होगा जिसका स्पेसिफिक फंक्शन है। आपने देखा होगा बाहर सुपरफिशियली आ जाता है, बाहर को आ जाता है थोड़ा सा ना, जो हमें दिखता है। ठीक है, जबकि अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया या किसी पर्सन को कैंसर हो गया है, तो वहां पे क्या हो रहा है आपके पास, वो हमें बाहर को नहीं दिखता है कि बाहर को उसमें क्या हो गया, बबल बन गया कुछ या छोटा सा उभर गया है, वैसा कुछ नहीं दिखता है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ होती है कंपेरेटिवली। ठीक है, रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ, जो सेल की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, रैपिड होगी। और यहाँ पे जो मास बनेगा, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जो बनेगा वो कैसा होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा। ऐसे ही सेल डिवाइड कर रही हैं और अनडिफरेंशिएटेड मास बना रही हैं जो आगे आगे फैलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब वहीं तक वो सीमित रहेगा, आगे वो नहीं फैलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट होगा डिवीजन का वो कैसा होगा, स्लो रेट ऑफ डिवीजन होगा। ठीक है, तो जो आपके पास बिनाइन ट्यूमर होता है वो आपके पास डेंजरस नहीं होता है। जो डेंजरस होता है इसको हम मैलिग्नेंट को और क्या बोलते हैं, ट्रू ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो
आपके पास कैंसर काउज करेगा, इसलिए क्या बोल दिया इसको मैंने, ट्रू ट्यूमर बोल दिया। जो मेनली जो क्या करेगा, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करेगा, इन्वेजिवनेस शो करेगा, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो करेगा, एंजियोजेनेसिस शो करेगा, रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ डिवीजन होगा और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होगा, वो मेरे पास कौन सा होगा, वो होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जितने भी हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर की। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर है वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। जो कैंसर है या जो ट्यूमर है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये कौन से टिश्यू में बन रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाता है मेरे पास कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कई बार ये वर्ड ही आ जाते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है आपके पास, एपिथेलियल सेल्स में अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, एंडोडर्मिस इन ओरिजिन। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तो हमारे पास जर्म लेयर होती है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे पास ऐसे 3 जर्म लेयर होती है। ठीक है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म, ठीक है, और एक होती है एंडोडर्म, है ना। ठीक है, तो ये बता रहा है ये कार्सिनोमा क्या होता है, अगर मेरे पास मेरी एपिथेलियल सेल्स में अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, कार्सिनोमा। ठीक है, कैंसर इन एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, तो कार्सिनोमा में एपिथेलियल सेल या फिर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ऐसी सेल्स जो कैसी होंगी, एंडोडर्मल होंगी ओरिजिन में, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अगर उन सेल्स में या उस टिश्यू में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं कार्सिनोमा। समझ आई बात? ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा। ठीक है, अब सार्कोमा हमने सुना है, सार्कोमियर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल को क्या बोल देते हैं, सार्कोमियर बोल देते हैं। तो जो सार्कोमा है वो कौन सा कैंसर होगा, अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाए, जो कैसा होता है, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। ठीक है, ऐसा टिश्यू जो कैसा होगा, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होगा। जैसे मसल्स में अगर कैंसर हो जाएगा वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होते हैं। और अगर कहाँ पे हो जाए, अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सार्कोमा। ठीक है, उस कैंसर को क्या बोला जाता है, सार्कोमा बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाएगा ल्यूकीमिया। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, ल्यूकीमिया। अब जो ल्यूकीमिया होता है वो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो ब्लड को फॉर्म कर रहा है, इसको हम ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सिंपल टर्म्स में ब्लड कैंसर बोल देते हैं ल्यूकीमिया को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ल्यूकीमिया है वो कहाँ पे होगा, जितना भी हमारा ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है, जैसे बोन मैरो वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो सारा कैसा है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है। जो जितना भी हमारा ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है, जैसे मेरे पास मैंने क्या बोला, बोन मैरो बोला। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास WBCs हो गया। ठीक है, जितने भी सेल्स का होगा, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हो गया एक्सेट्रा। अगर इनमें क्या हो जाता है, इनमें अगर कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, इसको मैं हटा रही हूँ, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास लिम्फोमा। ठीक है, तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा दोनों अलग अलग चीज है। लिम्फोमा क्या होता है, अगर कहाँ पे कैंसर हो जाए, कैंसर इन लिम्फेटिक सिस्टम। अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाता है, ठीक है, अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है हमारे पास, जैसे लिम्फ नोड हो गए हमारे। ठीक है, अगर लिम्फ नोड में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, या फिर स्प्लीन, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी बोलते हैं, स्प्लीन में कैंसर हो जाएगा तो वो किसके अंडर आएंगे, वो आएंगे
लिम्फोमा के अंडर, ठीक है। तो उस कैंसर को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नेम दे देंगे उसको लिम्फोमा। जब भी लिम्फोमा वर्ड मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर है, ठीक है, या ब्लड टिश्यू में कैंसर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेलानोमा, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मेलानोमा, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पिगमेंट सेल में, ठीक है, मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स, साइट मतलब सेल, ठीक है। ऐसे सेल जो क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेलेनिन की वजह से क्या आता है, हमारी जो स्किन है, हेयर है, उनमें क्या आती है, पिगमेंटेशन। हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन है, जो भी हमारा कलर है, स्किन का है, बालों का है, या प्यूपिल का जो हमारा कलर है, वो किसकी वजह से है, मेलानोसाइट्स की वजह से, ठीक है। अगर मेरे पास पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स में कैंसर हो जाता है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास पिगमेंट 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 प्रोड्यूसिंग सेल में अगर कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं आपके पास मेलानोमा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास लास्ट हम बात कर लेते हैं टेराटोमा की, लास्ट हम बात कर लेते हैं टेराटोमा की, ठीक है। टेराटोमास भी बोल देते हैं इसको, या टेराटोमा भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सेमिनोमास, और को हम क्या बोल देते हैं, सेमी, ठीक है। अगर हमारी जर्म सेल में कैंसर हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, कैंसर इन जर्म सेल, ठीक है। अगर जर्म सेल में कैंसर हो जाता है, जर्म सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मेल के केस में जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होंगी, टेस्टिस में प्रेजेंट होंगी इन केस ऑफ मेल, ठीक है। और फीमेल के केस में जो जर्म सेल्स होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो आपके क्या बनाएंगे, फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास, अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने मेल, और ये हो गया मेरा फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेल के जर्म सेल या फीमेल में, मतलब ओवरी और टेस्टी में अगर कैंसर होगा तो उसको हम बोलेंगे टेराटोमास या सेमिनोमास, ठीक है। तो हमने कुछ टाइप्स पढ़े आपके पास यहाँ पे। अगर कैंसर कहाँ पे होगा, कैंसर इन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कैंसर इन, ठीक है। अगर एपिथेलियल सेल में होगा तो कार्सिनोमा, सार्कोमा मसल सेल में होगा, या मेसोडर्म टिश्यू में होगा, ठीक है, या कनेक्टिव टिश्यू में होगा तो सार्कोमा हो जाएगा, ल्यूकेमिया अगर ब्लड टिश्यू में होगा, लिम्फोमा अगर लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, मेलानोमा अगर मेलानोसाइट्स में होगा, मेलेनिन में होगा, और टेराटोमा या फिर सेमिनोमास अगर कहाँ पे होगा, जर्म सेल्स में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं टेराटोमा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और एक हमारे पास आ जाता है माइलियोमा, ठीक है। तो मेलानोमा और माइलियोमा अलग अलग चीजें हैं, अगर कहाँ पे हो जाता है कैंसर, कैंसर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोन मैरो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम वो कैसा आता है, वो आता है मैचिंग का, ठीक है। मतलब आपके पास दिया होगा मसल सेल, कौन सा, जो मसल सेल में जो कैंसर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है, मैचिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ा कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर की, कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ कैंसर है, ठीक है, उसमें हम दो चीजों की बात करेंगे। एक मैं किसकी बात करूंगी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स में
क्लियर है ना आपको। प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हो जाती है, अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है या कोई भी म्यूटेशन हो जाती है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, पॉइंट मतलब अगर उसके एक भी जो बेस पेयर है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तब बोला इसको पॉइंट म्यूटेशन। तो क्या कर लेते हैं आपके पास प्रोटो ऑन्कोजीन गेन कर लेती हैं अपना फंक्शन और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ऑन्कोजीन क्या काउज करती हैं, कैंसर काउज करती हैं जी, है ना, ठीक है। और दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी, मैंने अभी आपको ट्यूमर सुप्रेसर जीन की, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा, ट्यूमर सुप्रेसर जीन की बात करते, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़े, अब देखो जो ट्यूमर सुप्रेशर, दोनों में आपके पास क्या पता होना चाहिए हमें, थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं जब वो फंक्शन गेन करती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब वो क्या कर रही हैं, म्यूटेशन की वजह से वो फंक्शन गेन कर रही हैं। जब प्रोटो ऑन्कोजीन में फंक्शन क्या होगा, गेन होगा, तब वो क्या करेंगी, तब वो कैंसर काउज करेंगी, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैंसर काउजिंग में, ऑन्कोजीन में। और जो ट्यूमर सुप्रेसर सेल है, ट्यूमर सुप्रेसर सेल कौन सी सेल है, ऐसी सेल जो क्या कर रही है, ट्यूमर को सुप्रेस कर रही है, मतलब ट्यूमर नहीं होने दे रही है। तो जब इनके फंक्शन में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है, इनके फंक्शन में जब लॉस हो जाता है, इनका फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हमें ट्यूमर होता है, ठीक है। तो अगर ट्यूमर सुप्रेसर जीन की बात करें तो उनका जो फंक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है, इसकी वजह से कैंसर होता है। और वहीं पे अगर मैं प्रोटो ऑन्कोजीन की बात करूं तो वो फंक्शन गेन कर लेती हैं, तब क्या होता है, तब कैंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एग्जांपल्स में हमने किसकी बात करी थी, P53 हो गया हमारे पास, P21 हो गया, P27 हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमने किसकी बात करी थी, आपके पास PRB की बात करी थी, PRB की बात करी, ठीक है। वैसे आपके पास एक और होता है जैसे BRC होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे कैसे हैं हमारे पास, PTC है, ठीक है, ये सारे मेरे पास ट्यूमर सुप्रेसर हैं। वैसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स में मेरे पास क्या आ जाएंगे, देखो इसमें एक मेरे पास आएगी SIS सिस, इसके अलावा मैंने आपको MYC लिखवाई है, ठीक है, इसके अलावा ABL, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होती है KRAS, RAS, ठीक है, ये सारे किसकी तरह काम करेंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन की तरह काम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर पॉइंट म्यूटेशन क्या हो जाती है, गेन हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे क्या होता है, अगर फंक्शन लॉस्ट हो जाता है तब हमारे पास कैंसर होता है, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, जो हमारे पास कैंसर होता है, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन में जो कैंसर होता है वो कहाँ पे होता है, म्यूटेशन अराइजेस, जो भी म्यूटेशन होगी वो कहाँ पे होगी, म्यूटेशन अराइजेस इन सोमैटिक सेल जनरली। यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है वो कहाँ पे होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है, नॉट इनहेरिटेड। अगर सोमैटिक सेल में होगी तो मेरे पास कभी भी जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या होंगे, प्रोटो जो ऑन्कोजीन है वो नॉट इनहेरिटेड होंगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ट्यूमर सुप्रेसर जीन की बात करूं तो क्या होगा, अगर जीन अपना फंक्शन लूज कर देगी, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ये मेरे पास सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है, ठीक है, और ये मेरे पास जर्म सेल में भी हो सकता है, ठीक है। और कोई एक्टिविटी अगर जर्म सेल में हो रही है तो क्या हो सकती है, इनहेरिट हो सकती है, क्योंकि जर्म सेल से क्या बनते हैं आपके पास, टेस्टिस में जो जर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म बनाएंगे, ओवरीज में जो जर्म सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, एग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो मेरे पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन है वो क्या हो सकती हैं, इनहेरिटेड हो सकती हैं, जर्म सेल में भी प्रेजेंट होती है, सोमैटिक सेल में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं किसमें होगी, सिर्फ सोमैटिक सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास, देखो अगर मेरे पास मैं बात करूं किसकी, प्रोटो ऑन्कोजीन की, ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन हो रही है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, म्यूटेशन इन एनी वन एलील आउट ऑफ 2 कैन काउज कैंसर। अब ये क्या बोल रहा है मेरे पास, हमें क्या पता है, मान लो ये मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम,
ठीक है, ये मेरे पास क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये है डीएनए। ठीक है, अब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, जी उसको हम बोल देते हैं जीन। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बोल रहा है, देखो जनरली क्या होता है, हमारे पास जो एक जीन है उसकी कितनी एलील्स होती हैं, हमारे पास एक जीन की 2 एलील्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी एलील होंगी, 2 एलील होंगी। ठीक है, ये मेरे पास मान लो मैं किसी भी एक जीन की बात करूं तो एक जीन की कितनी एलील्स होती हैं, इन जनरल 2 एलील्स होती हैं। ठीक है, एलील नंबर 1 हो गया और एलील नंबर 2 हो गया। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल की क्या देखते थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखते थे कि एक जो टी है, कैपिटल टी है, वो टॉल के लिए, और एक डॉट। अब देखो यहाँ पे जो जीन है वहां पे, ठीक है, जीन क्या है वहां पे, कैपिटल टी है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर तो उसकी 2 एलीलिक फॉर्म है, एक टॉल एलीलिक फॉर्म है, एक कैसी है, ड्वार्फ है। समझ आई बात है? यस मैम। फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म, एक अलग है दूसरी अलग है। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को ही हम क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये हमने पढ़ा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी आपके पास जीन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास कम से कम 2 एलील्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपके पास अगर 2 से ज्यादा एलील होती हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, जैसे आपने ब्लड ग्रुप में पढ़ा होगा तो वो मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। ठीक है, जहाँ पे एक जीन की 2 से ज्यादा एलील होती है। ठीक है, इन जनरल हमारे पास एक जीन की 2 एलील प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस एलील में कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, किसकी वजह से आया चेंज आया म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी कैंसर हो जाएगा। समझ आई बात? हमने बोला जो हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उनमें एक जीन की कितनी एलील होती हैं, 2 एलील होती हैं। अगर किसी एक में भी अगर म्यूटेशन से चेंज आ जाता है तब भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो कैंसर का नेचर है वो कैसा है, डोमिनेंट इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, वो कैसी होगी, जनरली डोमिनेटिंग होगी। अगर एक में भी चेंज आ रहा है तब क्या होगा, तब मेरे पास कैंसर हो जाएगा फिर भी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ट्यूमर सुप्रेसर जीन की बात करती हूँ तो क्या होगा, म्यूटेशन इन बोथ एलील आर मस्ट। ठीक है, दोनों एलील्स में म्यूटेशन होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ म्यूटेशन इन बोथ एलील ऑफ अ जीन। किसी अगर एक जीन है तो एक जीन की दोनों जो एलील्स हैं उनमें म्यूटेशन अगर होगा तभी क्या होगा, तभी मेरे पास जो आपके पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं वो क्या होंगी, वो बेसिकली उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी और क्या कर देंगे, काउज कैंसर काउज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों एलील क्या होनी चाहिए, म्यूटेशन में अगर म्यूटेशन हो रही है, अगर एक एलील में हो रही है तब कैंसर काउज नहीं होगा, किसमें होना चाहिए, दोनों एलील्स में, एक जीन की दोनों एलील्स में क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए, तभी कैंसर होगा। इसलिए क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, रिसेसिव इन नेचर। ठीक है, समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंस था आपके पास प्रोटो ऑन्कोजीन और जो आपके पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ टेलोमेरेज का। What is telomerase? What is telomerase? ठीक है, अब देखो जो आपके पास टेलोमेरेज है वो क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन द, इसका देखो एज है तो एंजाइम है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन द लेंथ ऑफ टेलोमर, लेंथ ऑफ टेलोमियर, टेलोमियर साफ लिखती हूँ, टेलोमियर। ठीक है, और देखो मेरे पास ये कोई भी क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती हैं, एक पी आर्म होती है शॉर्ट और क्यू आर्म होती है लॉन्ग आर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें जो एंड होते हैं इनके, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं टेलोमेरेज एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, इनको ये जो पोजीशन है इसको हम बोल देते हैं टेलोमियर, इस पोजीशन को हम बोल देते हैं
टेलोमियर, और यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो होता है टेलोमेरेज एंजाइम। अब जनरली क्या होता है, ये जो टेलोमेरेज है वो क्या करता है, जितनी बार मेरी सेल डिवाइड करेगी, ये है सेंट्रोमियर, मेरी सेल में जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक है, तो ये जो टेलोमेरेज होगा वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो टेलोमियर है वो क्या हो जाएगा, टेलोमियर शॉर्टनिंग, ये हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। तो मेरी जो शॉर्टनिंग, ठीक है, तो मेरी जो कोई सेल है वो क्या कर पाएगी, लिमिटेड ही डिवीजन कर पाएगी, क्योंकि हर डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, टेलोमियर शॉर्ट हो जा रहा है, तो कुछ डिवीजन करने के बाद क्या होगा, मेरा टेलोमियर खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद मेरी जो सेल है वो डिवाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। पर अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कैंसरस सेल की, ठीक है, कैंसरस सेल में क्या होता है, ये जो टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टेलोमियर, ये जो एंजाइम है उसके क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या करेगा, टेलोमियर की फॉर्मेशन करता रहेगा, मतलब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेलोमियर है वो हर डिवीजन के बाद छोटी नहीं होगी, सेम रहेगी या फिर बढ़ती जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसरस सेल में हमने क्या बोला कि आपके पास क्या होगा, मोर रिएक्टिव, यहाँ पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव टेलोमेरेज, ठीक है। तो एक तो इसके एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये टेलोमेरेज एंजाइम ज्यादा है तो एक्टिविटी फास्ट करेगा, सेल डिवीजन फास्ट करवाएगा, ठीक है। दूसरा, हम यह क्या होना चाहिए था, हर डिवीजन के बाद टेलोमियर शॉर्ट होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, लेंथी टेलोमियर, ठीक है, शॉर्ट होने की बजाय क्या हो रहा है, लेंथी टेलोमियर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो सेल है वो आपके पास बहुत सारे डिवीजन कर सकती है, ठीक है, विदाउट डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके पास ऑन्को वायरसेस और ट्यूमर वायरसेस के बारे में, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसकी, ऑन्को वायरसेस की, ऑन्को वायरसेस और ट्यूमर वायरसेस, ट्यूमर वायरसेस, ठीक है। और देखो ऐसे वायरसेस जो क्या कर रहे हैं, ट्यूमर काउज कर रहे हैं, या जो ऐसे वायरसेस जो क्या कर रहे हैं, ऑन्को, ठीक है, ऑन्कोजीन को जनरेट कर रहे हैं और ऑन्कोजीन क्या कर रही है, कैंसर बना रही हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे ऑन्को वायरसेस, ठीक है। तो ऑन्को वायरसेस क्या हो जाएगा मेरे पास, वायरस कंटेनिंग genome that have oncogenic properties, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑन्कोवायरस। अब यहाँ पे जो जीनोम है वो क्या हो सकता है, जीनोम इट कैन आइदर बी डीएनए और आइदर बी आरएनए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स की, एग्जांपल ऑफ डीएनए कंटेनिंग, ठीक है, एग्जांपल ऑफ डीएनए कंटेनिंग ऑन्कोवायरसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है एग्जांपल हर्ब्स वायरस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास थर्ड एग्जांपल आ जाता है पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं जिसको, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, पेपिलोमा वायरस, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट में हमारे पास एडिनो वायरस एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो वायरसेस हैं ये सारे क्या करते हैं, इनके पास प्रेजेंट होती हैं ऑन्कोजीन्स, मतलब ऐसी जीन जो क्या कर सकते हैं, कैंसर काउज करते हैं। तो जैसे ही ये वायरस क्या होगा, होस्ट के बॉडी में एंटर करेगा तो यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेपिलोमा वायरस है वो कैसे इन्फेक्ट करता है। तो मैं दो एग्जांपल देती हूँ आपको, एक हम बात कर लेते हैं पेपिलोमा वायरस की,
ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये आपके पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और दूसरी हम बात कर लेते हैं किसकी, एडिनोवायरसेस की, एडिनोवायरस की। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं होस्ट सेल। ये हो गई हमारी होस्ट सेल, यहाँ पे बन लेते हैं एक होस्ट सेल, ये होगी मेरी होस्ट सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो मेरे पास सेल है वो कैसी है, ये मेरे पास हो गई होस्ट सेल। ठीक है, अब देखो वायरस क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, वायरस ने किसको इन्फेक्ट किया, होस्ट सेल को। तो ये जो अपना डीएनए है, जीनोम है, ठीक है, उसको कहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर वायरस के पास डीएनए है तो जो वायरस होगा वो कैसे प्रोटीन बनाएगा, डीएनए है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, डीएनए है तो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा तो क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। तो जो वायरस है वो कैसे प्रोटीन काउज कर देगा, वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास वायरल प्रोटीन जो बनाता है पैपिलोमा वायरस, वो बनाता है E6 एंड E7। ठीक है, दो वायरल प्रोटीन बनाता है। अब ये जो E6 है वो किसको स्टॉप कर देती है, ये एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है P53 की। ठीक है, और जो E7 है वो किसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, PREB की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, ट्यूमर सुप्रेसिव जीन को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे मेरे पास P53 और जो PREB है वो किसमें हेल्प करती है, ट्यूमर को सुप्रेस करने में हेल्प करती है। अब हमने क्या कर दिया, इनको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये अपना काम नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों की एक्टिविटी क्या हो गई, E7 ने किसको ब्लॉक कर दिया, E7 ने ब्लॉक कर दिया PREB को, और E6 ने किसको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने ब्लॉक कर दिया P53 को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन को कैंसर होने लग जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, वैसे ये हम बात कर लेते हैं एडिनोवायरसेस की। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, एडिनोवायरस है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। इसका अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो क्या बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए मतलब कैसे करेगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगी, ट्रांसलेशन, क्या बना देगा, प्रोटीन। कौन से प्रोटीन बनाएगा, वायरल प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, होस्ट के अंदर, ठीक है, क्या सेंड करेगा, वायरल प्रोटीन ट्रांसमिट करेगा। अभी जो वायरल प्रोटीन बनाएगा वो बनाएगा ये E1A, ठीक है, और E1B। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो वायरल प्रोटीन E1A है वो किसकी एक्टिविटी को स्टॉप करती है, ये करती है आपके पास PREB की एक्टिविटी को स्टॉप, और जो E1B है वो किसको स्टॉप करती है, P57 की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो ये कर देंगे, ब्लॉक कर देंगी ये प्रोटीन। ठीक है, ये भी क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी किसकी एक्टिविटी को, PREB की, और ये कर देगी P57 को। एज अ रिजल्टेंट अगर ये दोनों अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ट्यूमर सुप्रेस करना इनका फंक्शन था, तो अगर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होने लग जाएगा, ट्यूमर होने लग जाएगा, मतलब क्या होने लग जाएगा, कैंसर होने लग जाएगा। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसे आता है, एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हमें बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास सर्वाइकल कैंसर काउजिंग पैपिलोमा वायरस। ठीक है, पीवी मतलब पैपिलोमा वायरस प्रोड्यूसेस 2 oncoproteins, प्रोड्यूसेस 2 oncoprotein, ऐसे प्रोटीन जो क्या करते हैं, कैंसर काउज करते हैं। ठीक है, oncoprotein E6 एंड E7, ये हमारे पास oncoproteins हो गई, which are responsible for interfering, responsible for interfering with cell cycle regulation, with cell cycle regulation by, ठीक है, तो फर्स्ट है इनएक्टिवेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन है इनएक्टिवेटिंग रेप एंड
P53 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग P53 एंड Prep रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थर्ड हो जाएगा बाइंडिंग टू साइक्लिन, D1 एंड CDK4, और लास्ट हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब देखो कौन सा होगा इसमें आंसर। फर्स्ट मैम। फर्स्ट कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या वर्ड लास्ट में लग गया रिस्पेक्टिवली, तो आपको बताना पड़ेगा E6 किसको करेगी, E6 रैब को नहीं करेगी, E6 किसको करेगी, अच्छा, P53 को P53 करेगी, को। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब, सेकंड हो जाएगा। सेकंड, यस मैम। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग P53 एंड Prep रिस्पेक्टिवली जब लिख दिया तब क्या बोल रहा है, इसी सीक्वेंस में पूछ रहा है वो। ठीक है, ये हमारे पास PYQ है। ठीक है, तो बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। यस मैम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कर